नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। वह दिन एक ठंडी सर्दियों की रात थी। शांतिनगर में रात में एक बाउल गीत उत्सव हो रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी शांतिनगर में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करें, मगर मैं गीत या फिर किसी और के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेलकर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया था। दिया जलाया और फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी खुली थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से गुरुजी के मिट्टी के घर की छत देखी जा सकती थी। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कामरंग का पेड़ है। साल भर इस पेड़ पर कामरंग फलते हैं। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। जब पढ़ाई खत्म हो गई तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे गलत इरादे के साथ इशारा कर रही हूं। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा। ध्यान से देखने पर एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो मांस और हड्डी का था। मैंने देखा कि यह हमारे पड़ोस का लड़का नरेश का हाथ है। मैं डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने नरेश का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया। फिर गुस्से में बोला, हाथ तोड़ेगा क्या? चल बाउल गीत सुनने नहीं जाएगा? नरेश फुसफुसाया, हमें क्या पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़ेंगे मगर बाद में। चल, सब लोग गुरुजी के आश्रम के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने नरेश को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियां और एक कटोरी खजूर गुड़ लाई। मैंने जल्दी से खाना खाया, चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता से छुपते छुपाते घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर गुरुजी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने गुरुजी के छत पर नजर डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफेद चादर लपेटकर बैठा है। निस्तब्ध रात में गहरा सन्नाटा छाया था। नीम के पेड़ों से ओस टपक रही थी। सफेद चादर ओढ़े को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था, वापस भी नहीं जा सकता था। मैं बस उस सफेद आकृति को देखे जा रहा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल के नन्हे बेटे को सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। गुरुजी के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक दृश्य को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा। भागते भागते मैं गुरुजी के आश्रम के पास पहुंच गया। मुझे हाँफता हुआ देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से यह बात सुनकर गुरुजी का बेटा आरव हंस पड़ा। उसने कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रखकर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तो उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। खैर,
उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुंचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मन मोह लेता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर मेरे पिता ने टॉर्च मारी। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट चलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, जोश खत्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कंपाने वाली ठंड महसूस कर रहा था। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते थे। बहुत दूर जाने के बाद हम गुरुजी के आश्रम के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नजदीक पहुंच जाएंगे और दूसरे दोस्तों के घर भी नजदीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तभी हम गुरुजी के आश्रम के किचन में आग जलती हुई देख तंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे तब भी यह आग जल रही थी और अब भी जल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहां थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूं। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नजर रखते ही पापा की आंखें बड़ी हो गईं। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा। एक बड़े बर्तन में चावल उबल रहे थे और चावल का झाग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रही थी। वह औरत शांत थी। वह जमीन पर पलीथी मारकर बैठी हुई थी। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाजा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे और यह क्या? चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियां, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहा था। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कानों को उड़ा रही थी। तभी अचानक हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। पापा तुरंत ही दौड़ते हुए बाहर निकले और हमसे जल्दी जल्दी वहां से निकलने को कहा। हम सब भी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग गुरुजी के आश्रम की रसोई को देखने गए तो वहां पर जो हालत थी वह सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीची गिरी हुई नहीं थी। पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में दो कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला हुआ था। आश्रम की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी यह समझ नहीं आया कि वह सब क्या था और वह बदला किससे लिया गया और किसने लिया, यह किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और बीच बीच में बहुत जोर से बादल भी गरज रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि तब रात के करीब 12 बज रहे थे। हालांकि अगर मेरी जगह कोई और होता
तो इतनी रात गए इस मौसम में बाहर नहीं निकलता, मगर मुझे निकलना आज ज़रूरी था। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे ख़ास दोस्त का फ़ोन आया था कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है, तो बस वहीं से लौट रहा हूँ उन्हें देखकर। अब उनकी हालत सही है, शायद दिल का दौरा था, मगर नसीब बढ़िया था, इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं। जैसा कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाइक को तेज़ी से भगाए जा रहा था। हालांकि मौसम ठंड का नहीं था, मगर मौसम में नमी थी और इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। खैर, मैं बाइक चलाए जा रहा था कि तभी एकाएक आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढक गया और जोरदार बादल गरजने की आवाज़ के साथ बरसात शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। बारिश में भीगने की मेरी आदत नहीं थी। अगर मैं इस बारिश में भीग गया तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक बंद दुकान के बाहर एक शेड पर गई। मैंने सोचा, जब तक बारिश नहीं रुकती, क्यों ना इस शेड के नीचे ही रहा जाए। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस बंद दुकान की शटर के बाहर रोका। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। लग नहीं रहा था कि अभी थोड़ी जल्दी में रुकेगी, इसलिए मैं उस शेड के नीचे खुद को कंफर्टेबल करके खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। एकाएक बारिश और भी तेज होती गई। मैंने अपनी बाइक की टंकी में चेक किया कि शायद मेरी वाइफ ने रेनकोट भर दिया हो, मगर उसमें रेनकोट था ही नहीं। वह भी शायद भूल गई होगी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं वहीं पर खड़ा ही रहा। अभी मैं वहां पर खड़े खड़े खुद को किसी तरह उस टूटे फूटे शेड के नीचे बारिश से बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी ओर एक इंसान पर गई। मैंने देखा कि वो इंसान एक पेड़ के नीचे खड़ा था। शायद वह भी बारिश से बचने के लिए ही उस पेड़ के नीचे खड़ा था। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। ऐसे में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाकर कहा, ओ भाई साहब, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो, इधर आ जाओ, यह शेड है। मगर मेरी बात सुनकर भी जैसे उस आदमी ने अनसुना कर दिया और वह वहीं उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरा क्या, मैंने तो आवाज़ दी थी, अब अगर वही नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती। पर तभी एकदम से बिजली चमकी और बिजली चमक कर उस आदमी के ऊपर गई। मैं डर के मारे एकदम से कांप गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि यह पल भर में ही क्या हो गया। वह आदमी एकदम से ज़मीन पर गिर गया। मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही मैं उसके पास गया और उसका मुंह अपनी ओर किया तो एकदम से उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, बाल भी जगह जगह से जले हुए थे। तभी उस आदमी ने मेरी ओर देखा और अपनी लाल आंखों से मुझे गुस्से से देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या है। अभी तो इसके ऊपर बिजली गिरी थी और यह फिर सही सलामत कैसे है। मगर तभी मुझे ध्यान आया कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं, जैसे लाल बत्ती जल रही हो। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। इतने में ही उस रास्ते से एक गाड़ी गुजरी। मैं किसी तरह उस आदमी से छूटकर भागते भागते उस गाड़ी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस आदमी की ओर देखकर इशारा किया, मगर वहां अब कोई आदमी था ही नहीं। मैं समझ गया कि यहां मामला कुछ सही नहीं है। मैंने अपनी बाइक उठाई और बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल गया। मगर वह सब क्या था, यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।